होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है। जैसे कि हमने पहली वाली लेक्चर्स में जो है हमने देखा था इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इसी तरह आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। नेस्टेड इफ एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि इफ हमें पता है कि हम जो है इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमने इफ का कीवर्ड लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी होती है। ठीक है, अब ये था जी हमारा इफ का स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है हम एक और इफ स्टेटमेंट लिख दें तो ये क्या है, हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, हमने देखा था जब इफ एल्स का जो है स्ट्रक्चर हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा था जी, पहले इफ लिखा जाता है और उसका इफ, हर इफ का एल्स जो है वो मस्ट होता है। इसी तरह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में भी क्या है जी, हमने सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखनी होती है उसके अंदर। ठीक है, विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है एक और स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट लिखी जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इन दोनों का एल्स जो है वो हमने लिखना होता है। अब देखें, सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर जो है इसकी स्टेटमेंट के अंदर जो है इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिखी। अब इस इफ स्टेटमेंट का जो है वो एल्स हम लिखेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। ये एल्स हमने इसका इसका पार्ट लिखा है इस इफ का, और अब इस आउटर वाले इफ का जो पार्ट है वो हम एल्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। हमने क्या है जी, हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर, ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, इस तरह आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो बेस्ट है, ताकि आपको पता चल सके कि ये ब्रैकेट के अंदर आ रही है इफ स्टेटमेंट, तो ये हमारी जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर देखें, ब्रैकेट स्टार्ट हुई इसकी स्टेटमेंट, उसके अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की है, और ये क्या कहलाती है, हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हमने देखा था इफ एल्स में कि हर इफ का एल्स पार्ट ज़रूर होता है, जिस तरह इस इफ का एल्स पार्ट इसी की बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, और इस इफ का एल्स पार्ट कौन सा है, हमारे पास ये वाला है। उसके बाद क्या है जी, इन नेस्टेड structure, the control enters into the inner if only when the outer condition is true। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ना, क्या होगा कि हमारे पास नेस्टेड इफ में क्या होता है, जब तक ये हमारी आउटर कंडीशन है, मतलब बाहर वाली कंडीशन है, और ये कौन सी हमारी कंडीशन है, अंदर वाली कंडीशन है। ठीक है, इनर कंडीशन है। इनर का क्या मतलब है, अंदर वाली, और आउटर का मतलब है कि बाहर वाली कंडीशन। ये कह रहे हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, जब तक हमारे पास आउटर कंडीशन, मतलब ये वाली इफ की कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये वाला इफ, जो उसके इनर वाला इफ है, अंदर जो इफ लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जीक्यूट होने की एक ही कंडीशन है, जब हमारी ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी, देन हमारा जो है कंट्रोल जो है वो हमारा अंदर वाले इफ स्टेटमेंट को रीड करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारा कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट इस वाले एल्स पर चला जाएगा। हमने इफ एल्स में यही देखा था, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इफ एल्स वाला, हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब जो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो जस्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी जितने भी ब्लॉक्स आएंगे स्टेटमेंट्स के,
वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका जो भी ब्लॉक है स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट होगा, और बाकी जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे। द यूजर कैन यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट इन साइड एंड अदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो हम मैनी इफ स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब अभी हमने क्या किया, ये ज़्यादा ही जो है वो ख़राब हो गया है। अब देखिए हमने क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी आउटर वाला इफ़ था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी, ठीक है। अब इस इफ़ वाले स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये इफ़ है, इफ़ की कंडीशन होगी, उसके बाद इसका एल्स का पार्ट होगा, फिर हम इफ़ लिखेंगे कि एक और कंडीशन आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी कंडीशन होगी, उसके बाद फिर अगर आप एक और इफ़ लिखना चाहते हैं, देखिए मैनी इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड एंड अदर इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं मैनी इफ़ स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 की हैं, आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमने इफ़ का पार्ट लिखा, मैंने कहा था कि इफ के जब भी हम इफ लिखते हैं तो उसका जो है एल्स वाला पार्ट मस्ट आता है। अब इस इफ का ये अभी इस इफ के अंदर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। ये जो आउटर वाला इफ है इसके अंदर मैं जो है वो मल्टीपल इफ लिख रही हूँ, ठीक है। इस इफ का जो है वो एल्स वाला पार्ट ये है, इस इफ का एल्स वाला पार्ट ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक और इफ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, कंडीशन आएगी। उसके बाद अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं इस इफ के बाद तो आपको यहाँ पर एल्स वाला पार्ट मस्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एल्स वाला पार्ट लिखा है, ये हमारी इनर वाली जो है बॉडी कंप्लीट होगी, इफ की इनर वाली बॉडी। अब क्या होगा, इस इफ का एल्स भी तो हमने लिखना है, यहाँ पर लास्ट पर क्या करेंगे, हम इफ का एल्स लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा इफ का एल्स हो जाएगा। अब यही बात कि हम क्या कर सकते हैं जी, इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ़ मैनी टाइम्स इफ़ जो है वो स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, नेस्टिंग इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या जी, हमारे पास वो प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसकी देख लें, इसका सिंटेक्स क्या है, ये देखें जो मैं अभी आपको ये बना कर दिखा रही थी, ये वाला यही इसका सिंटेक्स है, ठीक है। ये देख लें सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपने इफ कंडीशन लिखनी है, इफ लिखना है कीवर्ड, उसके बाद आपने कंडीशन जो है वो बतानी है। ये देखें ये हमारा आउटर वाला जो है वो, ये देखें ये क्या है, हमारा आउटर वाला। अगर हम इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लिखते हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर आप ब्रैकेट्स में लिखना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस इफ़ के इनर में हैं, ठीक है। अब देखिए इफ़ कंडीशन लिखी, अब हमने नेस्टेड इफ़ का क्या पढ़ा है कि हम इफ़ के अंदर इफ़ जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। अब फिर हमने इस नेस्टेड इफ़ के अंदर जो है इफ़ स्टेटमेंट लिखी, उसकी कंडीशन बताई। यहाँ पर हमने इसकी स्टेटमेंट्स, अगर एक स्टेटमेंट है वो भी लिख सकते हैं और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है वो भी लिख सकते हैं। अब इस इफ़ का एल्स जो है वो ये वाला है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारी यहाँ पर इनर, ये देख लें ये बता रहे हैं ये वाला जो ये वाला जो हमारा इफ स्टेटमेंट है, ये कौन सी इफ स्टेटमेंट है, इनर वाली इफ स्टेटमेंट है। ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, ये हमारी आउटर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए इस इफ का जो है इसकी बॉडी के बाद एल्स का पार्ट आता है, ठीक है। ये देख लें, अब ये स्टेटमेंट्स थी, ये सिंटेक्स है हमारा लिखने का। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पहले कंडीशन इसको बताते हैं इफ़ की, ठीक है, इसके अंदर आप नेस्टेड इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा के दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद कंडीशन बताएं, ठीक है। फिर इसका एल्स होगा पार्ट, उसके बाद अगर आप इफ़ यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जितने मर्जी आप इफ़ एल्स जो हैं वो यहाँ पर इनर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी क्लोज होगी, और हमें पता है कि बॉडी इफ के स्टेटमेंट के बाद ही जो है वो हम एल्स का पार्ट लिखते हैं। जैसे ही इसकी बॉडी क्लोज होगी तो हमारा हमको
कौन से वाला पार्ट लिखेंगे जी, एल्स वाला जो है वो पार्ट लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एल्स वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, क्या कहते हैं जी, इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है, जो आउटर कंडीशन है, आउटर कंडीशन कौन सी है, जो पहली वाली कंडीशन होगी ना, बाहर वाली कंडीशन ये वाली, ठीक है, ये हमारी कौन सी आउटर है। और ये देखिए इस इफ के अंदर जो है ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये इनर कंडीशन, वो कह रहे हैं कि हमारी सबसे पहले ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इवेल्युएटेड होगी, ठीक है। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर्स इन द इनर इफ ब्लॉक, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू होगी देन ही आपका कंट्रोल जो है वो अंदर इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा, इनर वाले ब्लॉक के में एंटर होगा, ठीक है। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी देन हमारी ये इनर वाली इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये देख लें, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज स्किप्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स टू द एल्स पार्ट। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी ये वाली जो कंडीशंस हैं, जो इनर वाली कंडीशंस थी, ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखी हैं, ये क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, और हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के फॉल्स होने पे। If outer if is true, the control enters the inner if statement or the inner if evaluated according to simple if statement। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी देन क्या होगा, कंट्रोल हमारा इसके इनर वाली कंडीशंस पर जाएगा, फिर इफ को कंडीशन को देखेगा, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये हमारी इनर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एक और इफ लिखा होता, इफ एल्स वाला, और यहाँ पर भी कंडीशन बताई होती इन्होंने, तो ये वाली कंडीशन इसके बाद अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये पहली वाली इनर वाली कंडीशंस जो हैं ये क्या है, ये फॉल्स हो जाती है, फिर क्या कंपाइलर क्या करेगा, हमारे पास ये एल्स इफ वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इस इफ का जो एल्स वाला पार्ट है इसी के अंदर होगा, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। हमने देखा है ना कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, ट्रू होती है तो वो इफ़ वाली स्टेटमेंट्स चलती हैं, इफ़ में जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिए हुए होते हैं। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा मस्ट जो है वो एल्स वाला पार्ट वर्क करता है, ठीक है, काम करता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बताया हुआ है, इसके साथ ही हम जो है एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। प्रोग्राम में क्या बता रहे हैं जी, सबसे पहले तो हमने इसकी जो है स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना होता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें पता चल गया इनपुट का वर्ड आया है, मतलब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, और इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन ऐप का जो है फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कितने नंबर्स जी यूज़र से लेने हैं, हमने 3 नंबर्स जो हैं वो इनपुट करवाने हैं यूज़र से, और उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है कि इन तीनों जो तीनों नंबर उसने एंटर किए हैं उन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, मतलब सबसे छोटा तीनों में से नंबर कौन सा है, हमारा ये प्रोग्राम है। अब देख लें जी, सबसे पहले हमने वही जो हम लास्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर से ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड, और ये क्या है जी, हमारे पास हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया, ये सारी बातें जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें वही हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी, और हमने क्या करवाया जो उनमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा दिया। इन हेडर फाइल्स में जो है हमारी सारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो उनमें लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे सी का स्ट्रक्चर ये कहते हैं ना कि सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी होती हैं, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बताना होता है। यहाँ पर वाइड इसलिए लिखा गया कि इस पूरे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है। उसके बाद हमारी ये देखिए प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई,
और इनका नेस्टेड इफ को यूज़ करते हुए आपने ये प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद हमें पता है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है। उन्होंने कहा 3 वेरिएबल मतलब 3 नंबर्स आपने एंटर करवाने हैं। वो 3 नंबर जब एंटर होंगे तो वो हमने किसी ना किसी तो वेरिएबल में रखना ही है ना, उनको स्टोर करवाना है। तो वेरिएबल्स का नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ABC ही रखें। आप वेरिएबल का नेम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या इस तरह num1, num2, num3 जो है वो आप पर डिपेंड है कि आप वेरिएबल का नेम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या रखा है जी ABC। अब हमने क्या किया जी, इसकी डाटा टाइप बता दी कि जो हमारे पास वेरिएबल एंटर होंगे उनकी जो वैल्यूज एंटर होंगे उनकी डाटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवा दिए, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने के बाद हमने क्या लिखा जी, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा, ये क्या करती है कि हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने से पहले जितना भी गार्बेज डाटा डिस्प्ले हुआ होता है स्क्रीन पर, वो क्या करता है उसको क्लियर करवा देता है। उसके बाद हमें पता है कि हमने स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना होता है, तो उसके साथ हम प्रिंट ऐप का फंक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि हमें एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ जाए, उसको देख कर उसको पढ़ के जो है वो हम अपना डाटा एंटर करवा सकें। अगर हम प्रिंट ऐप का फंक्शन नहीं यूज़ करते तो हमें क्या नज़र आता है जी, ब्लैंक स्क्रीन पर जस्ट एक कर्सर मूव करता हुआ, ब्लिंक करता हुआ जो है वो नज़र आएगा और हमें नहीं आइडिया होगा कि हमने क्या वैल्यू एंटर करवानी है, ठीक है। अब देखें हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया, वही कीवर्ड हमने प्रिंट ऐप का लिखा, ब्रैकेट लिखी, डबल कोटेशन के अंदर आपने अपना टेक्स्ट लिखना होता है। एंटर 3 नंबर्स, हमने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर वो शो होता है। ये शो हो गया एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैन ऐप का फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम जो है स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप का फंक्शन लिखा। अब देखिए हमने कितनी वैल्यूज़ जो है वो एंटर करवानी थी, 3 वैल्यूज़ एंटर करवानी थी और 3 जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उनके जो डाटा टाइप है वो क्या है जी, हमारी इंटीजर डाटा टाइप है। तो इस वजह से हमने ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमेशा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है स्कैनर के फंक्शन में। अब ये देखें डबल कोटेशन क्लोज हो जाएंगी। अब हमने इंटीजर डाटा टाइप जो है टाइप की वैल्यूज एंटर करवानी थी और इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज डी। इसलिए हमने यहाँ पर 3 टाइम्स परसेंटेज डी लिखा, क्योंकि हमने देखे वैल्यू ए, वैल्यू बी और वेरिएबल सी की जो है ये वैल्यूज़ एंटर करवानी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर मस्ट, यहाँ पे आपने मस्ट कोमा लगाना है। अगर आप ये कोमा नहीं लगाएंगे कंपाइलर आपको एरर दे देगा। उसके बाद देखें हमेशा एड्रेस ऑपरेटर लगाना है आपने। ये एम्परसेंड का साइन क्या बता रहा है, ये एड्रेस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये क्या करता है जी, लोकेशन मेमोरी में किस एड्रेस पर किस लोकेशन पर जाके हमारा ये वेरिएबल स्टोर होगा ये बताता है, ठीक है। अब देखिए हमने वेरिएबल, यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने एंटर करवानी है, ठीक है। कोमे के बाद हमने उन वेरिएबल्स का नेम लिखने होते हैं जिनकी वैल्यूज हमने यूजर से लेनी होती हैं। अब हमने ABC की लेनी है तो हमने एक ही लाइन में इसको डिक्लेयर करवा दिया। आप इसको 3 लाइन्स में भी मतलब स्कैन ऐप का फंक्शन पे परसेंटेज डी, ए को सेपरेट स्कैन ऐप फंक्शन से एंटर करवा लें, बी को जो है सेपरेट स्कैन ऐप के फंक्शन से एंटर करवा लें, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हमने सेपरेट इसलिए नहीं लिखा कि हमारे पास नंबर ऑफ कोड्स जो हैं, लाइन जो कोडिंग की लाइंस हैं वो कम से कम हम लिख सकें। अब देखें इसी तरह हमने ये कोमा आपने मस्त लगाना है, ठीक है। जब भी आपने दूसरा वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिखना है तो आपने सेंटर में कोमा मस्त लगाना है। इसी तरह हमने दूसरे वेरिएबल का नेम लिखा और इसी तरह कोमा लगा के हमने तीसरे वेरिएबल का नेम लिखा और ये लास्ट पर आपने सेमीकोलन मस्त लगाना होता है, ठीक है। इतनी बातें तो जो थी वो सारी की सारी जो हम फर्स्ट लेक्चर से जो है करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी की सारी वही बातें थी। अब देखिए यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी। अब कंडीशन क्या है जी, हमने क्या बोला है कि हमने इन जो 3 नंबर यूज़र एंटर करवाएगा इन तीनों में से हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट करवाने के लिए उसकी लॉजिक जो है वो हमने क्या बनाई है जी, हमने कंडीशन क्या बनाई है, इफ़ अगर ए लेस है बी से, मतलब ए में हमारे पास क्या आ गया हुआ है एंटर, उसने क्या करवाया है 20 वैल्यू एंटर करवाई है। उसके बाद उसने बी में क्या एंटर करवाई है 35 उसने एंटर करवाया है, ठीक है। उसके बाद सी में उसने क्या एंटर करवा दिया है, थर्ड वाली वैल्यू मतलब 13 उसने
एंटर करवा दी है, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब हमारे पास उसने सबसे पहले इफ़ कंडीशन को देखना है। हमें पता है इफ़ की जो है वो हमने सिंटेक्स क्या है इफ़ को लिखने का, सबसे पहले हमने इफ़ का कीवर्ड लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन बतानी होती है। ये जो हमारे पास है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये हमने यूज़ किया हुए हैं, ठीक है। अब क्या है जी, ए लेस देन है बी से, मतलब ए में जो वैल्यू है वो लेस है बी से। हाँ जी, देखिए 20 जो है, अब ए में क्या पड़ा हुआ है 20, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है जी 20 लेस है बी से, बी में क्या है 35। जी बिल्कुल, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। अब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो ही हमारा ये देखिए, ये हमारी कौन सी वाली वैल्यू है, ये हमारी है इनर वाला, ठीक है। ये नेस्टेड इफ का है ना, हमने बोला था इफ के अंदर जो है, इफ अगर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये इफ वाला जो है ये आउटर वाला इफ है, और जो हमने ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा, ठीक है, इतना पार्ट जो है ये हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। अब ये देखिए ये क्या है जी, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो इनर वाला पार्ट है। अब हमने क्या ऊपर वर्किंग क्या पढ़ के आए थे कि जब हमारी कंडीशन आउटर वाली कंडीशन, ठीक है, ट्रू होगी देन हम इसके अंदर इसके इनर वाले पार्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज हम इसके इनर वाले पार्ट में नहीं जा सकते। अगर जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू हुई, हमने इनर वाले पार्ट में गए और इस इफ को चेक किया, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हम डायरेक्ट जो है वो इस एल्स वाले पार्ट पर आ जाते, ठीक है। अभी क्या हुआ जी, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। अब क्या हुआ, हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, हमारा कंट्रोल जो है वो इनर वाले पार्ट में चला गया। इनर वाले जैसे ही पार्ट में गया उसने अब ये इनर वाली इफ स्टेटमेंट को जो है उसकी कंडीशन को देखा। इफ अब क्या है, इफ ए में क्या पड़ा हुआ है 20 ही पड़ा हुआ है। अब 20 जो है वो हमारा क्या लेस है, सी में क्या पड़ा हुआ है 13, ठीक है। 20 हमारा लेस है 13 से, नहीं, हमारी वैल्यू जो 20 है वो लेस तो नहीं है 13 से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमने देखना है, जब हमने यही पढ़ा था इफ में, इफ एल्स वाले स्ट्रक्चर में, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती तो इफ वाला पार्ट चलता है, इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है। अब क्या हुआ जी, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा कौन से वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में उन्होंने क्या लिखा जी, प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा और परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने बता दिया। डबल कोटेशन के अंदर जो वो हमने टेक्स्ट लिखना होता है। परसेंटेज डी जो है वो हमने बता दिया कि हमारे पास जो इस स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कोमे के बाद हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पर परसेंटेज डी किसका आया है, इसका जो हमारे पास सी वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी होती है स्क्रीन पर, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है कोमे के बाद, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसकी जो डाटा टाइप है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इस डबल कोटेशन के अंदर मस्ट बताना होता है। अब हमने लिखा जी इस परसेंटेज डी का क्या काम है, वो बताएगा कि जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो इंटीजर टाइप की है। अब उसने लिखा वैल्यू 13 जो है इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब सी जो है वो हमारी क्या देख लें, अब तीनों में से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, 13 जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। चलें जी, ये वाला प्रोग्राम, और अब क्या होगा, इसके बाद हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी, स्किप्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी हमारी, वही सिर्फ ये वाली अब स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जो कंडीशन हमारी ट्रू हुई है उसके लिहाज से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, बाकी सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देख लेते हैं जी एक और अब हम इस कंडीशन को फॉल्स करके देख लेते हैं। अब इस कंडीशन को अगर हम फॉल्स करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अब हमने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है हमारी ए जो है, अगर ये इफ ए लेस देन है बी से, अब हमने देखा कि ए जो है वो लेस देन है बी से,
नहीं, हमारी अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी नहीं है, तो अब क्या होगा, ये वाला जो इनर वाला पार्ट है हमारा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि इसका इफ का जो एल्स वाला पार्ट है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अब क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी कि हमारी ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी नहीं है, ये स्किप हो गया हमारा पार्ट, और हमारा एल्स वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स के साथ ही हमारी एक एक और नेस्टेड इफ जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई है। एल्स के बाद हमने एक और कंडीशन जो है वो चेक की। कंडीशन हमारी हमेशा इफ की स्टेटमेंट के साथ लिखी जाती है, इफ के कीवर्ड के साथ जो है वो लिखी जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर आया हमारा कंट्रोल, इसने देखा अच्छा एल्स के बाद एक और इफ है, इफ बी लेस देन सी। अब उसने दूसरी कंडीशन चेक की, बी जो है वो लेस है सी से। अगर बी की वैल्यू जो है वो छोटी है सी की वैल्यू से, तो क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर, बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट, अब देख लें इस इफ का जो है एल्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, हर इफ का एल्स मस्ट होगा। अब इस इफ का एल्स जो है वो आउटर वाला ये वाला एल्स होगा। ठीक है, ये हमारी इनर वाली स्टेटमेंट थी, इस इफ का एल्स जो है वो इनर वाला होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारी ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारी फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और आपको स्क्रीन पर जो है वो सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर इफ़ एल्स का। अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप दोबारा से पीछे लेक्चर करके जो है वो सुन लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।